नमस्कार दोस्तों, स्वागत है साइंस का एक और लेक्चर आप लोगों के सामने। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 क्लासेस साइंस की एससीएस के लिए हो चुके हैं और भी एग्जाम एससीएस, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, ठीक है, एससीएस, एसएससी, बीपीएससी, जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उन सब के लिए बेहद इंपॉर्टेंट भैया क्लासेस है। हमारा जो टॉपिक है वो है भैया यांत्रिकी जो होती है भैया, द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग, गति, इन सब से हमारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, तो बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन की, क्वेश्चन क्या रहने वाला है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे एक मोटिवेशन कोट पर। चलते हैं। कल को बेहतर बनाने के लिए आज आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल, अगर आपको कल में अपना बेहतर बनाना है तो आज मेहनत करनी पड़ेगी, जी और जान से मेहनत करनी पड़ेगी। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्या क्वेश्चन रहने वाला है? तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, न्यूटन की गति का पहला नियम जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है भैया? न्यूटन की गति का पहला नियम किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन है आप लोगों के सामने, गुरुत्वाकर्षण बल के लिए, जड़ता का नियम है, या संवेग के संरक्षण का नियम है, या ऊर्ध्वाधर गति का नियम है। तो बताइए प्यारे बच्चों, क्या आंसर रहेगा? जल्दी से आंसर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो के साथ जोड़ दें आप लोग। तो भैया आंसर जो रहने वाला है, न्यूटन का पहला नियम था जड़ता का नियम है भैया। न्यूटन के नियम के अनुसार इसमें कहा गया है कि कोई वस्तु उसी अवस्था में रहेगी जिस अवस्था में वो है। अगर वो गति में है तो वो गति में रहेगी, अगर वो स्थिर है तो स्थिर रहेगी, और वो तब तक रहेगी जब तक हम उस पर कोई बाहरी फोर्स नहीं लगाएंगे प्यारे बच्चों। तो याद रखना, न्यूटन की गति का पहला नियम जो है वो है जड़त्व का नियम है, लॉ ऑफ इनर्शिया है भैया। इंपॉर्टेंट है, ये कहता है कि प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विराम अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक कोई बाह्य बल उसे अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश नहीं करता। कहने का मतलब यह है कि यह जो जड़ता का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, कहता है कि कोई वस्तु अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अगर स्थिर है, एक जगह है, जड़त्व है, तो वो जड़त्व ही रहेगी, यानी स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स नहीं लगाया जाता। ये कहता है न्यूटन। चलो अगला क्वेश्चन, न्यूटन का पहला नियम, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है किसमें? कम काम करने से, कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने से, उतनी ही कम मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेज गति से करने में। तो साधारण यंत्र किसी व्यक्ति का किस प्रकार सहायता करता है भैया? तो भैया करो जल्दी आंसर बताइए, क्या आंसर है? तो आंसर नोट डाउन करेंगे भैया। आंसर है आंसर नंबर 2, ऑप्शन नंबर। तो क्या है? कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में आप काम कर सकें, तो साधारण यंत्र का प्रयोग। ठीक है जी। तो साधारण यंत्र किसके लिए? कि आप लोग उतनी ही क्या करेंगे, उतनी ही कम बल लगा के भी उतना ही काम करेंगे आप, ठीक है, जितना आप करते हैं। तो इसलिए काम आता है साधारण यंत्र। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? एक व्यक्ति का संवेदनशील यानी सेंसिटिव तराजू पर रखा है, ठीक है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी बताओ? अगर उसका सेंसिटिव यानी उसका जो संवेदनशील है वो तराजू पर लगा, वो सांस लेता है, क्या होगा? बढ़ेगी, घटेगी? बताओ। अगर कोई व्यक्ति इनहेल कर रहा है तो क्या होगा बताओ? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। तो याद रखना, तो उसकी सांस अंदर लेता है तो क्या होगा बताओ? रीडिंग कैसी दिखाएंगे? बढ़ेगी, घटेगी? रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं होगा। वह बढ़ेगी या घटेगी या वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करता है। तो भैया वो बढ़ेगी। तो आंसर क्या पड़े बच्चों? बढ़ेगी भैया। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन तो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। ठीक है भैया, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्य है क्या है? अपकेंद्रण का है, अपोहन का है, उत्क्रमण का है, विसरण का है। तो वॉशिंग मशीन का कार्य क्या होता है? जब वॉशिंग मशीन कैसे काम करता है तो बताओ? तो याद रखना, अपकेंद्रण। वॉशिंग मशीन भैया अपकेंद्रण का काम करता है। कैसे काम करता है भैया? अपकेंद्रण के हिसाब से काम करता है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो कैसे करता है भैया? अपकेंद्रण। वो घूमता है ना उस सेंटर में, तो वो कहती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी अपकेंद्रण के द्वारा काम करता है। ठीक है, वॉशिंग मशीन हो गई, जैसे घी से मक्खन निकालना होता है उसको भैया ऐसे घुमाते हैं, तो वो भी क्या है? वो भी सेंट्रीफ्यूगल है, अपकेंद्रण है। अगर दूध में मक्खन निकालना पूछा जाए तो वो भी प्यारे बच्चों, और वॉशिंग मशीन भी क्या है? ये दोनों ही अपकेंद्र यानी सेंट्रीफ्यूगल
फोर्स का एग्जाम्पल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रक्षालन मशीन भी कार्य प्रणाली का एक सिद्धांत है। तो बताइए प्रक्षालन मशीन जो होती है वो किस कार्य पद्धति का सिद्धांत है? ऑप्शन आप लोगों के सामने। अब केंद्रीय बल का, अपोहन का, प्रतिक्रमण, प्रासरण का या विसरण का? जल्दी बताइए प्यारे बच्चों क्या आंसर रहेगा। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे जल्दी आंसर करेंगे। तो किसका एग्जाम्पल है? तो भैया वो किसका है? तो वो भी अपकेंद्रीयन का है, यानी कि वो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? ठीक है, और पहले ही बताया था मैंने आपको भैया सदिश राशि वो होती है जिनमें डायरेक्शन और उनका क्या होता है, हमारी बात हो चुकी थी पहले मैंने बताया था, जिसमें परिमाण और डायरेक्शन दोनों होते हैं वो क्या है? सदिश राशि है। जिसमें दोनों में सिर्फ एक होता है वो अदिश राशि होती है। तो बताइए अब इनमें से कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। सदिश राशि कौन सी है? सदिश राशि होती है जैसे मैंने पहले ही बताया था, बल है, वेग है, विस्थापन है, त्वरण है, संवेग है, आवेग है, ये सदिश राशि है। इनमें दिशा भी होती है, परिमाण भी होता है। ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन सी सदिश राशि नहीं है? बाकी सदिश राशि होंगी। तो अभी एग्जाम्पल दिया, विस्थापन बिल्कुल है, वेग है, बताओ प्यारे बच्चों। इसके अलावा बल भी है, आयतन नहीं है। आयतन क्या है? आयतन अदिश राशि है। तो इसका आंसर भी है आयतन। तो क्या आंसर है प्यारे बच्चों? आयतन एक अदिश राशि है, बाकी सब सदिश राशि। सदिश राशि कौन सी? जिनका अपना परिमाण होता है, अपनी डायरेक्शन होती है, जैसे बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग, ये सब क्या है? ये भैया सदिश राशियां हैं। अगला क्वेश्चन वेक्टर राशियां। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? बताओ। अभी बताए समय, चाल, विस्थापन, दूरी। तो भैया क्या था? विस्थापन, वेग, संवेग, ये सब है। बल, तो भैया विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है। पदार्थ के संवेग को और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? पदार्थ का संवेग है या मोमेंटम है और उसका मैग्नीट्यूड है। तो बताइए इनके अनुपात को अगर रखें तो कौन सी राशि हमें प्राप्त होती है? बताइए जल्दी से। ये भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। वीडियो को शेयर कर दो जल्दी से जल्दी। आप वीडियो को शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे। तो भैया पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात के अनुसार कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? बताइए प्यारे बच्चों जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो, जल्दी करो वीडियो को शेयर। तो भैया क्या होती है? तो द्रव्यमान प्राप्त होता है भैया, द्रव्यमान प्राप्त होता है। मोमेंटम और वेग यानी मैग्नीट्यूड जब एक दूसरे के रेशियो में है तो द्रव्यमान प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन है बल गुणनफल है क्या? द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। बताइए बल गुणनफल है, किसका गुणनफल है? वेग। बताइए जल्दी, बल किसका गुणनफल है? कहते हैं बल क्या है? फोर्स इक्वल टू क्या? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या? द्रव्यमान, एक्सेलरेशन क्या? त्वरण। तो भैया क्या आंसर है? तो बल किसका गुणनफल है? वन गुणनफल है द्रव्यमान इंटू त्वरण। फोर्स के इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो आंसर है द्रव्यमान और त्वरण का क्या है? गुणनफल है भैया फोर्स। मेरे प्यारे बच्चों पढ़ा होगा आपने, और ये आपको न्यूटन का दूसरा नियम बताता है। अगले क्वेश्चन तरफ चलें। अगला क्वेश्चन, यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्र को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई की माप की इकाई क्या होगी? बताइए। फिर से पढ़ देता हूं। यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो, आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को, तो उस घन के किनारों की लंबाई क्या होगी? 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी? बताइए मेरे बच्चों क्या रहने वाली है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी बताएं। तो क्या रहेगी? तो याद रखना भैया, अगर उसके घन के आयतन और पृष्ठ के निरूपित समान है तो उसकी जो होगी वो 6 होगी भैया। देखो 6 कहाँ पर है? तो 6 यानी ये रहेगी प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? बताओ। ऊर्जा संरक्षण बताइए। ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, ऊर्जा का सृजन हो सकता है, ऊर्जा का सृजन नहीं होता है परंतु विनाश होता है, ऊर्जा का न तो सृजन होता है न विनाश। तो याद रखना भैया, ऊर्जा का ना तो सृजन होता है ना विनाश होता है, ये आंसर रहेगा जी। आप सब जानते हैं ऊर्जा सिर्फ ट्रांसफर होती है भैया, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक जीव से दूसरे देश में जीव में। तो इसको ना तो समाप्त किया जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है। तो ऊर्जा भैया क्या है? ट्रांसफर होती है। याद रखना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन है ये, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, तो याद रखेंगे। तो यही है, ऊर्जा का ना तो सृजन होता है ना ही विनाश, बस से भी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है और अपने दूसरे फॉर्म में जाते समय ये 10% लॉस हो जाती है। अगला क्वेश्चन, हवाओं की ऊर्जा होती है केवल क्षैतिज, केवल गतिज, विद्युत, क्षैतिज और गतिज। बताओ हवाओं की जो वायु की गति है
हवा की गति है, तो भैया ये कैसी होती है बताओ, जल्दी बताओ। हवाओं की जो ऊर्जा होती है, कैसी ऊर्जा है हवाओं की? केवल स्थिज है, केवल गतिज है, विद्युत है, स्थिज और गतिज दोनों है। तो भैया केवल गतिज ऊर्जा में आपको हवाएं दिखेंगी। हवाएं कैसी होती भैया? गतिज ऊर्जा में होती है प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, वायु शक्ति जिसको विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? बताइए वायु शक्ति का कौन सा, वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में होता है? बताओ। गतिज ऊर्जा में जो वायु शक्ति होती है, विंड पावर होती है, उसका में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत में? बताओ। गतिज ऊर्जा विद्युत में कन्वर्ट होती है, स्थिज में होती है, सौर होती है। तो बताओ, जल्दी बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, तो जल्दी बताएं। तो आंसर तो आप सभी जानते हैं, गतिज ऊर्जा ही विद्युत ऊर्जा में होती है। जैसे पवन चक्कियां मान लो, अगर वहां से भी आती है तो गतिज ऊर्जा ही किस में कन्वर्ट होती है प्यारे बच्चों? तो वो होती है, वो सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे तो कीनिया का बच्चा भी इसका आंसर कर जाएगा, अगर ध्यान से देख लेगा तो वीडियो को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो। प्यारे बच्चों, आप शेयर नहीं करते हैं, ठीक है? आपका एक शेयर हमें मोटिवेशन देता है, और हम लगातार कंटिन्यू वीडियो तभी बनाएंगे जो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, उसमें बैठे हुए व्यक्ति का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण बता दीजिए मुझे, कि ट्रेन में बैठा है और जैसे ट्रेन चली तो व्यक्ति एकदम पीछे हो जाता है। तो बताओ क्या आंसर है उसका? सिर पीछे की ओर झुक जाता है। जल्दी बताएं, वीडियो को शेयर करो जल्दी जल्दी। क्या आंसर रहेगा? तो बताओ वो क्या है? स्थिरता का जड़त्व है, वो गति का जड़त्व है, जड़त्व आघूर्ण है, द्रव्यमान का संरक्षण। भाई स्थिरता का जड़त्व, ठीक है भैया। रुके हुए थे, एकदम से चली तो फिर हम पीछे की तरफ जाए, तो अस्थिरता का क्या है? वो जड़त्व है, ठीक है प्यारे बच्चों। क्या है वो? स्थिरता का जड़त्व है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जल्दी अगले क्वेश्चन की तरफ चलूंगा मैं। अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन रहने वाला है? एक पूर्ण घर्षणशील पृष्ठ, कंप्लीटली फ्रैक्शनलेस सरफेस पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में लाता है। चलो, कारण यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो उसका संवेग h परिवर्तित नहीं होता है। तो बताइए क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, कथन और कारण में आपका आंसर पूछा गया है, तो बता दीजिए आंसर। चलो फिर एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, चीजें क्लियर होंगी। तो ऑप्शन कथन ये है, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ है पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। अच्छा, एक पूरा घर्षणशील है, सपाट एक पृष्ठ है, वहां एक व्यक्ति खड़ा, सीटी बजाएंगे तो वो गति में आ सकता है। यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो उसका संवेग h परिवर्तित नहीं होता। तो बताइए क्या आंसर है? तो भैया देखो, ये सही बात है बिल्कुल, कि अगर कोई घर्षण पृष्ठ पर खड़ा सीटी बजाएंगे तो गति में ला सकता है, बिल्कुल। दूसरा, यदि कोई किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रिया नहीं करती तो वो संवेग में परिवर्तन नहीं होता, ये भी ठीक है। लेकिन ये दोनों ठीक तो हैं, पर दोनों का मेल कहीं दिख नहीं। जैसे पहला ऑप्शन ए आर दोनों सही है, ए स्पष्टीकरण नहीं है। ए और आर दोनों स्पष्टीकरण, दोनों सही तो है, लेकिन ये स्पष्टीकरण नहीं है एक दूसरे का। वहां एक अलग बात घर्षण सरफेस की बात हो रही है, दूसरी तरफ एक अलग लॉ की बात, नियम की बात हो रही है। तो आंसर तो भैया है, तो दोनों चीजें ठीक है, ठीक है, लेकिन ये एक दूसरे का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहे हैं। तो आंसर क्या है इसके प्यारे बच्चों? आंसर मिलेगा आपको बी। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके चलूंगा। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉलेजेबल क्वेश्चन है। सड़क पे तो हम आसानी से चल रहे थे, बर्फ पे चलते तो थोड़ा हमें ज्यादा एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ती है। तो उसका रीजन क्या है बताओ? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन की तरफ चलेंगे। बर्फ सड़क से सख्त होती है। अच्छा, ऐसा तो हमें नहीं लगता। सड़क बर्फ से सख्त होती है। चलो, इसका कारण ये दोनों में से कोई नहीं। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है। और इसके बाद अगला भैया, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। ठीक है, हाँ। तो आंसर क्या मेरे बच्चों? बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। ठीक है, तो बर्फ पे चलना आसान नहीं है, फिसल जाते हैं। तो सड़क पे क्या होती है? घर्षण ज़्यादा होती है, तो आसानी से हम चल सकते हैं। तो आंसर क्या भैया? आंसर है इसका, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। तो भैया हम रिपटते ज़्यादा हैं तो हम चले जाते हैं। तो ऑप्शन क्या भैया? आंसर है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ में चलना कठिन, क्योंकि बर्फ में भैया घर्षण नहीं होती है, कम होती है। सड़क पे ज़्यादा घर्षण होती है, तो इसलिए सड़क के साथ हम आसानी से चल सकते हैं, उसमें नहीं चल सकते। अगला क्वेश्चन, चल तो लेते हैं, कठिनाई होती है। अगला क्वेश्चन, वीडियो को शेयर करो, जल्दी जल्दी शेयर करो। निम्न कथन पर तथा उससे
निकले गए निष्कर्ष पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। बता दो प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ। पहले ऑप्शन पढ़ लो, चलो ऑप्शन देख लो। कथन पहला, भरी हुई गाड़ी को चलाने में उससे चलायमान रखने की आवश्यकता ताकत की अपेक्षा अधिक ताकत से धक्का देना है। अच्छा, ये भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत की अपेक्षा अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। किसी चलायमान वस्तु पर भार कम होता है। अच्छा, प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है, अभ्यास से निपुणता प्राप्त होती है। तो बताइए प्यारे बच्चों क्या आंसर रहेगा। ये कहने का मतलब एक भरी हुई गाड़ी है, उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यकता ताकत से अपेक्षा अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। तो बताओ, क्योंकि धक्का ज्यादा होने से ताकत कम लगे, धक्का ज्यादा। तो बताइए क्या आंसर है। तो आंसर यही भैया, एक बार गाड़ी चलने के बाद ना घर्षण क्या होता है, बाद घर्षण कम होता है, तो धक्का तो देना ही पड़ेगा। तो याद रखना, एक बार गाड़ी चल जाने के बाद घर्षण कम होता है, यही कारण है। अगला क्वेश्चन, एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा, ठीक है, और नाव 0.5 मीटर पीछे से प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। बताइए नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान से कितना गुना है। बताइए क्या आंसर बताएंगे आप लोग इसका। तो नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान की कितना है। तो याद रखना भैया वो 10 गुना है। कितना प्यारे बच्चों, 10 गुना। याद रखना, कॉपी पेन है नहीं मेरे पास, अगर यहाँ में आपको अभी निकाल के भी दिखाता। चलो अगला क्वेश्चन, दो समान द्रव्यमान की वस्तुएं की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा। बताइए प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दीजिए उनके वेगों का अनुपात क्या रहने वाला है। जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करें, जल्दी बताएं आंसर। आप लोगों के सामने दो समान द्रव्यमान वाली वस्तु की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, ठीक है, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा। तो जल्दी बताइए क्या आंसर रहेगा। ठीक है, फार्मूला वही लगेगा, आप सभी जानते हैं फार्मूला। एक K1 मानो कॉलेज टाइम में भी क्या होगा, स्कूल टाइम में भी 1/2 mv²1 और दूसरे को K2 mv²1, दोनों को मानो और भैया क्या होगा, एक दूसरे के अपॉन में रख दो, और जब आप सॉल्व करते जाएंगे तो लास्ट में आपको 2/3 मिलने वाला है। ठीक भैया, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, भाई सीधी सी बात है, ये 2 का 2 दूनी 4, 3 3 9, तो ये आंसर आएगा। क्योंकि अपन क्या करेंगे कि जब बेगों का अनुपात हो तो बेग क्या है, अनरूट में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठे हैं, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आ रहे। जब कार सीधी समतल सड़क पर और चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा। बताओ बच्चों, जल्दी बताओ। एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठे हैं, ठीक है, बैठे हैं, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर भी लगा हुआ है, ठीक है। जो कार सीधी समतल सड़क की ओर चलेगी तो अग्र पहिए में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया का क्या परिवर्तन रहेगा। बताओ, आर है सब पर, और जब चलेगा तो पहले क्या होगा बताओ, पीछे चलेगा ये आर अधिक होगा, ये आर कम होगा, ये आर के बराबर होगा, ये सड़क के पदार्थ पर निर्भर करेगा। बताइए प्यारे बच्चों क्या आंसर रहेगा इसका। तो याद रखना ये आर से कम रहेगा, क्योंकि पिछले पहियों पर ज़्यादा रहेगा, तो इसलिए अगले पहियों पर आर से कम रहेगा। तो आंसर क्या भैया, ये आर से कम रहेगा। ठीक है जी, आर सबरे पर है, पिछले पर भी, तो ये आर। अगला क्वेश्चन है आप लोगों सामने, तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। ठीक है, तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होता है। फिर से क्वेश्चन सुन लो, तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण है, एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा, क्षैतिज बना रहेगा, यानी क्या रहेगा, वर्टिकल बना रहेगा, या क्षैतिज से एक प्रकार आनत होगा कि पीछे सिरे पर कम गहराई होगी, क्षैतिज से एक प्रकार का आनत होगा कि पिछले पर अधिक गहराई होगी, परवलय वक्र का आकार होगा। बताइए प्यारे बच्चों क्या आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना। तो जो रहेगा क्षैतिज से एक प्रकार आनत होगा, ये यानी आगे होगा, और पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। तो आंसर है प्यारे बच्चों ये आंसर नंबर है तीसरा।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है भैया, निम्न कथनों पर विचार करिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ चार पहिए वाला वाहन बाहरी पहिए पर उल्टेगा, यानी एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर, ठीक है, वृत्ताकार पथ से घूमा हुआ, तो चार पहियों वाला वाहन है, तो क्या होगा, बाहरी पहियों पर उल्टेगा, अंदर के पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा, अंदर की तरफ फिसलेगा। तो बताइए क्या होगा, केवल 1 3 2 4 2 3 1 4। तो बताइए प्यारे बच्चों क्या आंसर इसका रहने वाला है, जल्दी बता दें। तो एक तो बाहरी पहियों की ओर उल्टेगा, वो अंदर की तरफ उल्टेगा नहीं। दूसरा क्या होगा, दूसरा बाहर की तरफ फिसलेगा, बाहर की तरफ भी उल्टेगा और बाहर की तरफ भी फिसलेगा। तो आंसर है भैया इसका ये 1 और 3। जो वृत्ताकार है तीक्ष्ण, तो ये चार पहियों का तो बाहर की तरफ ही होगा भैया। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, त्वरण ज्ञात करने की सही सूत्र कौन सा है, बता दो। आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पूछ रहे हैं, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। आपने जब निकाला होगा कि भैया क्या होता है, ये तो बी जो होता है, बी क्या होता है, u + at होता है। अगर निकालो at को इधर लाए तो b - u हो गया। अगर a को निकालेंगे तो फिर क्या होगा, b - u/t होगा, ठीक है। अब तुम लगा लो, अब मैंने निकाल दिया क्या होगा, b - u/t। तो आंसर क्या है, ठीक है, एक्सेलरेशन का। भैया आपने देखा जो b जो वेलोसिटी है वो क्या होती है, u + at होती है। अगर आपको इधर आप at को ले गएंगे तो b - u हो गया, और a निकालेंगे तो t नीचे चला जाएगा भैया, ठीक है। तो क्या हो गया, तो आंसर क्या हो गया, a = एक्सेलरेशन क्या होता है, a = b - u/t होते हुए। तो यहाँ से अगले क्वेश्चन की तरफ चलेगा। भैया आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप फैलाएं, ठीक है। अगर हमारी वीडियो आपको बेहद अच्छी लगती है तो बिल्कुल बेल आइकन को दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।